हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे फायांस रूल्स की। फायान रूल्स जो है वह आपके केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यह हर जगह काम आएगा। इसमें हम देखेंगे कि जब भी कोई एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें जो बॉन्ड है उसकी नेचर किस टाइप की होगी, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि जैसे बॉन्ड आपके आयनिक है, कोवलेंट है ना। तो उसके आधार पर जैसे कि कोई भी बॉन्ड होता है वह ना तो 100% आयनिक हो पाएगा और ना ही 100% कोवेलेंट। तो उसमें हम देखेंगे कि वह बॉन्ड जो है वह उसकी नेचर किस टाइप की होगी। तो उसको जो डिफाइन करने वाला रूल है वह हमारा फायांस का नियम है। तो इसको हम स्टडी करने के लिए कुछ टॉपिक्स के बेस पे इसको क्लेरिफाई करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं साइज ऑफ केटायन। केटायन के आधार जो धनायन है, तो धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसका नाभिक उतनी ही प्रबलता से ऋणायन का ध्रुवण कर सकेगा, क्योंकि उसमें साइज कम होने की वजह से उसमें पोलैरिटी की पावर ज़्यादा आ जाती है, जिससे उसकी ध्रुवण शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है और यौगिकों में उतना ही अधिक कोवलेंट गुण आ जाएगा, वो उसको पोलराइज कर देगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्षारीय मृदा हैलाइड में आयनिक त्रिज्या घटने के साथ साथ गलनांक के मान भी कम होंगे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब में। और यह कैसे पॉसिबल है कि गलनांक के मान जब कम होंगे तो मतलब उसमें सहसंयोजक गुणों में वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें देखिए जो एग्जाम्पल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के क्लोराइड्स दिए गए हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक में गलनांक के मान या आयनिक गुण देखिए बेरियम वाले क्लोराइड में सबसे ज़्यादा होंगे, जबकि बेरिलियम में सबसे कम। ठीक है। और ये इसी का रिवर्स अपना हो जाएगा कोवेलेंट नेचर। अगर किसी भी बॉन्ड में आयनिक नेचर ज़्यादा है तो उसमें कोवेलेंट नेचर कम होगा। अब देखिए सेकेंड ए में बेरिलियम +2 आयन जो है इसका आकार सबसे छोटा है और सबसे छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसकी ध्रुवण शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और ध्रुवण शक्ति ज़्यादा हो गई तो उसमें कौन से गुण आ जाएंगे? सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। नेक्स्ट अपने आ जाता है साइज ऑफ एनायन, यानी ऋणायन का आकार। अब देखिए इसमें ऋणायन जितना अधिक बड़ा होगा उसमें ध्रुवणता उतनी ही ज़्यादा होगी और ध्रुवणता ज़्यादा होने से उसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक की बात स्टडी से हम समझ रहे हैं कि जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा ही बनी रहेगी। अब देखिए कैल्शियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन सब के कैल्शियम के ये हैलाइड्स प्रेजेंट है। तो साइज देखिए आयोडाइड का सबसे ज़्यादा है तो इसमें ध्रुवणता सबसे ज़्यादा होगी और इसमें कोवलेंट नेचर सबसे ज़्यादा हो जाएगा और कोवलेंट नेचर ज़्यादा होने से इसका गलना सबसे कम हो जाएगा। अब देखिए कि धनायन पर आवेश, धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा उसकी, वही हम ध्रुवण शक्ति से इसको रिलेट कर रहे हैं, धनायन पर आवेश जितना अधिक होगा उसकी ध्रुवण शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होगी और जिससे उसमें उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण हो जाएंगे। तब सहसंयोजक गुण देखिए धनायन पर चार्ज, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में हम देख पा रहे हैं कि इनके जो क्लोराइड्स है इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी धनायन पर है एल्यूमिनियम के केस में +3। तो इसमें सहसंयोजक गुण सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा सहसंयोजक गुण हो रहे हैं उसका गलनांक भी उतना ही कम है। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं ऋणायन पर आवेश। अब देखिए ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही अधिक शीघ्रता से ध्रुवित कर पाए, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा हो गया। तो इसके बेस पे हम देखेंगे कि वही ध्रुवणता अगर ज़्यादा है तो उसमें सहसंयोजक गुण का नेचर ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन के HClO4, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इन सब में हम देख रहे हैं कि इसमें आपके ऋणायन का साइज जिसमें ज़्यादा है तो उसमें वह सहसंयोजक गुण भी ज़्यादा होगा और उसकी अम्लीय प्रबलता देखिए फिर किसमें परक्लोरिक एसिड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें क्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन में ऋणावेश क्या है, फॉस्फेट में बढ़ता जा रहा है।
जिससे क्या हो रहा है, इसके सहसंयोजक गुण फॉस्फेट वाले एसिड में सबसे ज़्यादा है और इनकी हाइड्रोजन के त्यागने की प्रवृत्ति कम हो गई है ना। ऋणायन का आवेश फैलाव अधिक है तो वह उसको इजीली रिलीज नहीं करेगा और उसमें आयनिक गुण सबसे ज़्यादा अपने परक्लोरिक एसिड में आ जाएंगे, जिस वजह से यह एक प्रबल एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट अपने इसमें हम आता है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो और इसका विन्यास उत्कृष्ट गैस के समान हो तो उसकी ध्रुवण शक्ति 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सूडो अक्रिय गैस विन्यास वाले आयनों की तुलना में कम होगी। ठीक है ना, कि जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब में क्या है की तुलना में इसमें कॉपर और अर्जेंटम और ऑरम इसमें ध्रुवण शक्ति अधिक होगी क्योंकि इसमें सूडो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और उनमें इनर्ट गैस का वह जल्दी से ले लेता है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो क्षारीय धातु है वह इजीली, क्षारीय मृदा धातु इजीली लेती है। इसी वजह से इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड तो आयनिक है जबकि कॉपर क्लोराइड आपके सहसंयोजक है, क्योंकि सिल्वर, कॉपर और मरकरी के क्लोराइड वाटर में कम विलय होते हैं, क्योंकि सेम को डिजोल्व करता है वाला कंसेप्ट लगता है। तो जब पोलर होगा वह आपके उसमें सहसंयोजक जो होंगे कंपाउंड वह आपके डिजोल्व नहीं होंगे। अतः संक्षेप में हम फायंस के नियम को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि कोई भी धनायन जिसका आकार छोटा हो, आवेश अधिक हो तथा जिसका विन्यास छद्म अक्रिय गैस की तरह हो उसमें ध्रुवण शक्ति अधिक होती है, और कोई भी ऋणायन जिसका आकार बड़ा हो और आवेश अधिक हो उसकी ध्रुवणता अधिक होती है। अतः इस तरह से हम क्या समझ पा रहे हैं कि अधिक ध्रुवण शक्ति वाले धनायन व अधिक ध्रुवणता वाले ऋणायन से बने यौगिकों में सहसंयोजक गुण अपने अधिक हो जाएगा। तो ये जो नियम है ये हमें एक बॉन्ड में प्रेजेंट नेचर उसकी किस टाइप की है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब इसमें हम लेते हैं कि फायंस के नियम के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो धनायन के आवेश व आकार के अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं, है ना। आयनिक पोटेंशियल इक्वल्स टू धनायन पर आवेश चार्ज बाय रेडियस, है ना। तो धनायन पर आवेश जितना अधिक होगा उसका आयनिक विभव अधिक होगा, और त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी तो त्रिज्या भी छोटी होनी चाहिए। देखिए, आवेश ज़्यादा और उसकी त्रिज्या कम होगी तो आयनिक विभव का मान अधिक होगा, और उसमें किसी आयन के लिए फाई का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी और उसमें सहसंयोजक गुण अधिक होगा। तो ये अपना फायंस के नियम का मेन कंसेप्ट है कि धनायन का आवेश कम, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा और ऋणायन का फैलाव अधिक हो तो उस केस में उसमें सहसंयोजक गुण व ध्रुवणता ज़्यादा आ जाती है और उसके बॉन्ड का नेचर अपने सहसंयोजक टाइप का हो जाता है। अब इसके बेस पे उसकी कुछ एप्लीकेशंस है जिनको हम स्टडी करते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी को हम इस प्रकार देखते हैं कि जैसे सिल्वर के हेलाइड्स का वाटर में जो सॉल्युबिलिटी का क्रम है वह इस तरह से है कि सिल्वर का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो फ्लोराइड के केस में जल में इसकी विलेयता अधिक है। देखिए, जल एक ध्रुवीय विलायक नहीं ध्रुवीय है, उसमें आपके चार्ज है। तो सिल्वर आयोडाइड में आयोडाइड आयन का आकार बहुत बड़ा है जिससे इसकी ध्रुवणता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ध्रुवणता ज़्यादा होने से इसमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा हो जाएंगे, और सहसंयोजक गुण ज़्यादा होने से इसकी जल में विलेयता कम हो जाएगी, क्योंकि जो आयनिक होते हैं वे ही वाटर में इजीली डिज़ोल्व होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सेम को डिज़ोल्व करता है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होंगे। तो इसी वजह से सिल्वर फ्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अब देखिए कि इसमें हम देख रहे हैं कि सिल्वर फ्लोराइड तो वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें आयनिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, जबकि सिल्वर आयोडाइड में कोवलेंट नेचर ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सहसंयोजक गुण आयनिक विभव के बराबर होंगे, और जिसका सहसंयोजक गुण ज़्यादा होगा उसका गलना कम होगा, और सहसंयोजक गुण कम होगा
तो आयनिक गुण ज़्यादा होगा, आयनिक गुण ज़्यादा है तो उसके गलनांक भी ज़्यादा होंगे। तो अतः किसी भी आयनिक यौगिक में फाई का मान जितना अधिक होगा तो उसमें उतने ही सहसंयोजक गुण होंगे और उसका गलनांक कम होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं विकर्णी संबंध। जैसे लिथियम, बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वह उनका जो रासायनिक व्यवहार है वह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैच करता है। तो इनकी रासायनिक गुण इससे मैच करती है तो इसको हम कहते हैं कि यह इसमें विकर्णी संबंध है, यह इनके फाई के मान के बराबर ही है। तो इसी से देखिए बेरिलियम +2 का जो फाई का मान है आयनिक विभव का वह 6.48, जबकि एल्यूमिनियम +3 के लिए 6, जो कि लगभग सेम है। इसी तरह से इसके कलर्स को हम डिफाइन करते हैं। रंगहीन धनायनों के ऑक्साइड भी रंगहीन ही होते हैं, लेकिन यदि धनायन की ध्रुवण शक्ति अधिक हो तो उनके सल्फाइड गहरे रंग के होंगे। तो इस प्रकार रंगहीन धनायन के लवणों में रंग की उपस्थिति का कारण उसमें पाया जाने वाला सहसंयोजक गुण है। जैसे रंग गहरा होगा तो यानी उसमें ऋणायन का ध्रुवण ज़्यादा होगा, और ऋणायन का ध्रुवण ज़्यादा होगा तो उसमें ऋणायन का आकार भी ज़्यादा होगा। तो मतलब जिसमें ऋणायन का आकार ज़्यादा होगा वह आपके सहसंयोजक गुण उसमें ज़्यादा होने की वजह से वह कलरफुल होगा। और यही कारण है कि सिल्वर फ्लोराइड रंगहीन है और सिल्वर आयोडाइड येलो कलर का है। अब धातु ऑक्साइड की प्रकृति। फाई के मान पर धातु ऑक्साइड की प्रकृति इस प्रकार निर्भर करती है कि रूट फाई जो है 2.2 से कम है तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होगा, और 2.2 और 3.2 के बीच में हो तो उभयधर्मी होगा, और 3.2 से ज़्यादा होगा तो वह आपके अम्लीय होगा। तो इस तरह से इसमें जहाँ धातु आयन के फाई का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ उस बंध की प्रकृति सहसंयोजक हो जाएगी और वह जल में वियोजित नहीं हो जाएगा, और उसकी प्रकृति फाई का मान कम होने से उसमें आयनिक होगी और वह इजीली OH आयन दे देगा और वह क्षारीय हो जाएगा। तो ये सब नियम है जो हमें उस बॉन्ड की नेचर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है धातु कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व। अस्थायी धातु कार्बोनेट्स जो होते हैं उनको गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड तथा CO2 में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो धातु आयनों के लिए फाई का मान बढ़ने पर उसके कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व कम हो जाता है। अब जैसे फाई बढ़ गया तो उस बॉन्ड की नेचर क्या हो गई, सहसंयोजक, और सहसंयोजक इजीली नहीं टूटेगा, और MOCO2 बॉन्ड में से OCO2 बॉन्ड टूटकर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और इसी तरह से इनका जो स्थायित्व का क्रम है वह भी इसी तरह से होगा कि बेरियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्थायी, स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, इस तरह से। तो ये सब आपके फायांस के नियम के कुछ रूल्स थे जो हमने स्टडी किए, और इसके बेस पे हम किसी भी बॉन्ड की नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।